हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एडीएएस वाले पूरे यूनिट में आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट वन के अंदर हमने देखा एडी क्या है, एएस क्या है, सारे कंपोनेंट्स, डायग्राम, शेड्यूल, फॉर्मूला। पार्ट टू के अंदर हमने देखा एडीएएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दोनों के डायग्राम्स, दोनों के स्केड्यूल, दोनों का मीनिंग समझा अच्छे से कि एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम में कब आता है इकोनॉमी, एसआई अप्रोच से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है। फिर हमने देखा कि अगर एडी एएस के बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, बट अगर एडी ज़्यादा है तो क्या होगा, एडी कम है तो क्या होगा। सिमिलरली क्लास यहाँ पे हमने देखा एस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एस अगर कम है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज फाइनली जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ क्लास, इससे 6 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार, मतलब 10 में से क्लास 9 बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये डायग्राम के साथ आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्या है ये, सबसे पहली बात एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, फिर अगले पार्ट में देखेंगे कि इस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं हम लोग, राइट। कौन कौन से हमारे पास मेजर्स हैं। एक्सेस डिमांड नाम से पता पड़ रहा है क्लास कि यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी। तो अगर एडी एएस से ज्यादा है, इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। डिमांड जो है वो ज्यादा है। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, किसी भी दुकानदार के पास 10 सामान है, खरीदने वाले पहुंच जाए मान लो 50 लोग या 15 लोग, 20 लोग, तो दुकानदार क्या करेगा, महंगा कर देगा प्राइस। जैसे ही प्राइस महंगा होगा, कुछ लोग चले जाएंगे और बाकी लोगों को सामान मिल जाएगा। सो एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो इससे महंगाई बढ़ती है। किसी भी चीज़ की देख लो, जब डिमांड ज़्यादा होता है, मैंने कोरोना टाइम का आपको एग्जाम्पल दिया बिकॉज आपने वो समय देखा है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड ज़्यादा थी, मास्क, सैनिटाइजर, कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि मार्केट में वो दवाई मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से क्लास प्राइस जो है उसका वो हैवी जा रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने सारे केसेस आए कि लोगों ने 3, 4 टाइम, 5 टाइम पेमेंट देके वो चीज़ें खरीदी क्योंकि क्लास वो चीज़ ज़रूरी थी। तो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस महंगा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो वो डायग्राम है, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, ध्यान समझना क्या क्या है इसमें, क्या क्या बनाना है। सबसे पहले आपने बनाया वाई एक्सिस, यहाँ बन गया क्लास एक्स एक्सिस, ठीक है। एएस कितने से बनता है, 45 डिग्री से। कॉपी बनाओ, लिखो एएस कितने से बनता है, 45 डिग्री से, राइट। आपने एएस बना दिया 45 डिग्री से। अब एडी भी जानते हो क्लास, ये हो गया एएस 45 डिग्री से, एडी थोड़ा ऊपर से बन गया, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। ई पॉइंट स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आएगा इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी दिखा देना। यहाँ पे एडी एएस दिखाना, यहाँ पे खाली एडी नहीं दिखाना, यहाँ पे एडी स्लैश एएस करके दिखाना है। अब एक्सिस डिमांड में डिमांड ज्यादा होती है, तो जैसी डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा और नया डिमांड जो बनेगा वो बन जाएगा क्लास एडी डैश। न्यू डिमांड जो बनेगा वो एडी डैश बनेगा, और दोनों एडी के जो बीच का गैप रहेगा उसको बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। यही आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। तो अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं फिर से, तो देखो मैं तुम्हें एक बार और बना के दिखाता हूँ कंप्लीट डायग्राम कि किस तरीके से बनता है। ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 90 इस तरीके से। चलो, तो ये हो गया y0, ये हो गया x। तो यहाँ लिखते हैं लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम, ठीक है। और यहाँ रखेंगे हम ADAS, डन, ADAS। अब इसके बाद हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बनाना है, तो पहले हमें AS बनाना पड़ेगा। तो AS पहले बनाते हैं, फिर AD बनाएंगे। AS, ये हो गया क्लास आपका AS 45 डिग्री से बनता है, तो लो मैंने ये बना दिया आपका AS, ठीक है, 45 डिग्री से। अब आपको AD बनाना है, तो ये हो गया क्लास AD, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें बनाना है, राइट। इतना अच्छे से साफ सुथरा पेपर में तुम बनाओगे, ओके। अब हुआ क्या कि एक्सिस डिमांड में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। मैंने आपसे कहा था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं क्लास को, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, राइट। अब एक्सिस डिमांड में एडी ज्यादा है, तो हमें एडी को क्या करना है क्लास, ऊपर की तरफ ले जाना है।
तो एक्सिस डिमांड में एडी ज़्यादा है, तो जो आपने अभी एडी बनाया है इसी एडी को क्लास आप ऊपर की तरफ ले चलो, ठीक है, ऐसे खिसका के आप ऊपर ले लो, तो ये नया एडी बन गया। तो इसको तुम एडी डैश दे सकते हो, एडी वन दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, राइट। अब दोनों एडी के जो बीच का गैप है, यहां से लेकर ये गैप पूरा, दोनों एडी के जो बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि एडी वन माइनस एडी, ये जो गैप है इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सिंपल सा ये फंडा हो गया यहाँ पे, राइट। सो इन्फ्लेशनरी गैप यानी क्लास एडी वन माइनस एडी, ये आगे क्लास इन्फ्लेशनरी गैप, डन। तो एक्सिस डिमांड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, महंगाई बढ़ती है एक्सिस डिमांड की वजह से, राइट। या इसको क्लास एक्सिस एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे तो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक, डन। अब आते हैं क्लास एक्सिस डिमांड की रीजन क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों डिमांड ज्यादा होती है, एक्सिस डिमांड की रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आपने एडी के पांच कंपोनेंट पढ़ रखे हैं, उम्मीद है आपको याद भी होगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ये पांचों चीजें ऊपर जाएगा, बढ़ेगा तो एक्सिस डिमांड, ये पांचों चीजें नीचे आएगा, घटेगा तो डेफिशिएट डिमांड। सो कॉजेज ऑफ एक्सिस डिमांड का क्या है क्लास, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सिस डिमांड होगा। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंजप्शन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सब बढ़ेगा तो ये कारण बनेगा एक्सिस डिमांड का, और सब चीज घटेगा तो ये कारण बनेगा डेफिशिएट डिमांड का। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें, लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस, अगर हम बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण, ये जो रीज़न लिखा है इसके अलावा कोई भी रीज़न हो, अगर हम बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी क्लास क्या होगा, एक्सिस डिमांड बनेगा। डिक्रीज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट कम करेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा क्लास, तो भी क्लास हम देश के अंदर से ज़्यादा खरीदेंगे। अगर हम बाहर से नहीं खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, देश से, तो भी एक्सिस डिमांड बनेगा। सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी और सब्सिडी बढ़ा देगी, तो भी क्या होगा क्लास, एक्सिस डिमांड का रीज़न बनेगा। सरकार टैक्स रेट कम करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, राइट। तो एक्सिस डिमांड, उसके क्लास डायग्राम, ग्राफ, सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे। जब एडी ज्यादा होता है तो एक्सिस डिमांड, जब एडी कम होगा तो डेफिशिएंट डिमांड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जरूर लिख देना क्लास, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप का फॉर्मूला है एडी माइनस एडी डैश। तो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, बिल्कुल सेम डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, एएस बनाएंगे 45 डिग्री से, एडी बनाएंगे, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ नीचे लिखेंगे इनकम एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एडी एएस, और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट, ई फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड को नीचे लेके आना है, जैसे आप पहले ऊपर लेके गए थे उसको खिसका के नीचे लाना है। और जो ये नया पॉइंट बनेगा ना क्लास, जहाँ पे ये जो एएस है और एडी कट करेगा, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। शो नहीं करो तो भी चलेगा। और दोनों एडी के जो बीच का गैप अब है, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक, देखो अब तुमको ना डायग्राम पे बना के, जैसे मैंने ये बना के दिखाया है, ऐसे ही मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्लास बना के। अगले पेज में बना लेते हैं तो इसमें काटाकुटी काफ़ी हो जाएगी, देखते हैं अगर कुछ हट जाए तो। चलो इसी में हट जाएगा, चलो देखो अब ये अब बन जाएगा, ठीक है, ये हमने बना रखा है। अब डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, एडी नीचे आ जाएगा, मतलब डेफिशिएंट डिमांड में ये एडी ऊपर था, अब एडी को आपको नीचे लाना है, राइट, ये नीचे लाना है, तो ये हो गया एडी डैश। और ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं क्लास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट तो पता ही है आपको, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को, इस पूरे गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं क्लास, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। यानी कि एडी, ये एडी डैश है, एडी वन ले लो, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, एडी माइनस एडी वन, ये डिफ्लेशनरी गैप हो गया, राइट। चलो डन। अब आप लिख सकते हो डिफ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इससे पहले जो था, इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल या एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जॉब दे रहा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या, इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है उससे कम जॉब मिल रहा है। भाई लोग डिमांड कम क्यों कर रहे हैं, लोग डिमांड कम करेंगे तो जिस चीज की डिमांड कम करेंगे उस सेक्टर के लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे,
है ना, जिस सेक्टर के लोग काम, मान लो कोई क्लास खादी का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई या फिर कोई लकड़ियों का काम कर रहा है, लोग उनकी डिमांड ही नहीं करेंगे सामान की, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो खादी का बना रहे हैं सामान, जो लकड़ी का सामान बना रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरी बात, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे कम है उनके पास, तभी डिमांड कम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड विद डायग्राम। उम्मीद है ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो पक्का करके जाना, बेवकूफ़ी होगी इसे छोड़ के जाओगे तो। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल होगा अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6-6 नंबर में कई बार पूछा गया, मेरी बात का भरोसा नहीं तो अपने टीचर से पूछ लेना, कोई दुश्मन टीचर भी होगा ना तो भी कह देगा हाँ यार ये तो आता ही है, राइट। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशन, क्या कॉजेज क्या, जो आपने पढ़ा था ना उसका उल्टा, डिक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट कंजप्शन, डिक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से डिक्रीज इन एक्सपोर्ट घट गया, इंपोर्ट जो है बढ़ गया, या इंक्रीज इन टैक्स रेट अगर बढ़ गया तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या बताया था मैंने, इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स, मेरी इनकम में से टैक्स कट के जो मुझे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य आय, राइट। तो तब जाके हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड कम करेंगे तो वो बन जाएगा आपका डेफिशिएंट डिमांड, राइट। चलो, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग आज ही क्लास का, फिर अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मतलब क्या समझते हो, देश की आबादी अगर लगभग 140 करोड़ है तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि देश के सभी लोगों के पास काम है, ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उस रेट पे काम करने को तैयार हूं जो रेट मार्केट में चल रहा है, मुझे कोई नखरेबाजी नहीं है, जो रेट चल रहा है मुझे उस रेट पे काम दे दो, मैं काम करने के तैयार हूं, और मैं पढ़ा लिखा समझदार भी हूं, उस काम के योग्य भी हूं, या पढ़ा लिखा नहीं भी हूं तो जो काम है उस काम के लायक हूं मैं, तुम ये काम करवा सकते हो, मैं काम कर सकता हूं, खत्म बात। तो अगर उसके पास काम है, उस जैसे सभी इंसान के पास अगर काम है, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क and are willing to work at an existing wage rate are getting work. It is a situation when corresponding to given wage rate demand for labor force is equal to supply of labor force and the labor market is in equilibrium. जो labor market है वो क्या है क्लास, equilibrium है, equilibrium है। However, full employment does not mean that there is no unemployment in the economy. Full employment का मतलब ये नहीं है कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है क्लास कि कुछ लोग अपनी इच्छा से हो सकते हैं बेरोजगार हो, और क्लास या फिर वो चाहते ही नहीं है काम करना, या तो वो काम करना ही नहीं चाहते, या वो कहते हैं हम इस रेट पे काम नहीं करेंगे, बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, हमने तो एमबीए किया, हमने बीटेक किया, हम काम नहीं करेंगे, है ना। तो दिस इज सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी, तो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, इसे अनएम्प्लॉयमेंट मैं कंसिडर नहीं करता, उसको प्रॉब्लम नहीं मानता इकोनॉमी। इकोनॉमी प्रॉब्लम किसको मानता है, जो बेचारा काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, फिर भी काम नहीं मिल रहा उसको, वो एक सीरियस इशू है। ये तो अपने आप से काम नहीं कर रहे। इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अकर लाइक, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर है इकोनॉमी में तो भी बेरोजगारी हो सकती है। कैसी कैसी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब इकोनॉमी का ढांचा बदलेगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी कि जब देश मॉडर्नाइजेशन पे जाएगा। इट रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पुअर पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी लाइक ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन। जब कंप्यूटराइजेशन आया, धीरे धीरे कंप्यूटर का जमाना आया, तो क्लास जो लोग कंप्यूटर को अडॉप्ट नहीं कर पाए, ऑप्ट नहीं कर पाए, उसकी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए, उसकी ट्रेनिंग नहीं ले पाए, सीख नहीं पाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो अनस्किल। उनको कंप्यूटर चलाने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी आती है कंप्यूटर में, तो भैया आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप अनस्किल, आपको पढ़े लिखे नहीं हो, आप उसको समझ नहीं आ रहा आपको, तो फिर आप बेरोजगार हो जाओगे। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब देश का स्ट्रक्चर चेंज होता है, आप मॉडर्नाइजेशन में जाते हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं कर पाते, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, when a person leave one job and find other job, जब एक पर्सन क्लास अपनी जॉब को छोड़ता है और दूसरी जॉब को ढूंढता है, तो वो बीच में कुछ टाइम के लिए बेरोजगार हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से बेरोजगार है, स्व इच्छा से, वॉलंटरीली, कि मैं काम करना ही नहीं चाहता यार, मुझे काम ही नहीं करना। रीजन दो है, या तो मुझे काम करना ही नहीं है, मैं राजा महाराजा के घर से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई लिखाई कर ली, बट मैं काम नहीं करूंगा। या फिर
मुझे इस रेट पे काम नहीं करना है, मैंने बीटेक किया, एमबीए किया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ली, इंजीनियर बना, मुझे सैलरी मिले 10,000 15,000, भाई मैं काम नहीं करूंगा इस रेट पे बिल्कुल भी। तो मैं अपनी इच्छा से बेरोजगार हूँ, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। व्हेन समवन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल मुझे काम करना ही नहीं है, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। अगला है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन when they are willing to work at an existing wage rate. Here economy fails to create enough job because plan output is lower than the potential output. Involuntary unemployment इकोनॉमी की मेन समस्या है। इनवॉलेंट्री मतलब यार मैं इच्छा करता हूँ काम करने का, मैं काम करने के लायक भी, बट मुझे काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लोग इंसान काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट काम क्यों नहीं मिल रहा है क्लास? क्योंकि इकोनॉमी में जॉब नहीं है, कंपनी में काम अवेलेबल नहीं, इकोनॉमी में जॉब है ही नहीं, तो मैं कहाँ काम करूँगा? ऑलरेडी सारी वैकेंट पोजीशन फिल हो चुकी हैं, कुछ भी वैकेंसी नहीं है, तो मैं कहाँ काम करूँगा? ये समस्या है। यहाँ पे इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, लेकिन फिर भी उसके पास काम नहीं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीरियस, और क्लास इसको इकोनॉमी को ध्यान देना चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा। दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इसी को रख के हम लोग बात करते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, बहुत टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो, आपको काम नहीं मिल रहा ना, आप काम करना चाहते हो, काम करने के लायक हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो, आप मजबूरी से बेरोजगार हो। इकोनॉमी में जॉब सप्लाई ही नहीं है, जॉब का मतलब डिमांड सप्लाई में चेंजेस आ गया, इकोनॉमी में कोई सामान ही नहीं बन रहा, समझ लो। आप कहाँ से क्या बनाओ, कंपनी में क्या, भाई नहीं है कोई वैकेंसी। दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो यहाँ पे क्लास खत्म, पूरा का पूरा हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगले पार्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्लास कि एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल किया जाएगा थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। उम्मीद है देखो पार्ट इसके काफ़ी सारे बनेंगे, क्योंकि देखो बड़ा चैप्टर है, मतलब इसमें 4 चैप्टर कवर है इस पूरे यूनिट के अंदर। मैं एक मिक्स करके चारों चैप्टर करा रहा हूँ, हमें तो क्लास चैप्टर बांटने की जरूरत ही नहीं है, पूरा यूनिट हमें आता है, हमारे पूरे के पूरे 12 नंबर फिक्स हैं, राइट। और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पूरे यूनिट से 12 नंबर का आएगा। चैप्टर का सेग्रीगेशन किसी को नहीं पता क्या है, बस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल भी क्लास हम लास्ट में, लास्ट की 2 क्लासेस मैंने इसके पूरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर रख रखा है, पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस तब तक आप इसे अच्छे से लर्न कर लो, सीख लो वीडियो को। अगर आपको समझ आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा वीडियो। यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट ये पूरा पढ़ के आना ताकि अगली क्लास में आपको मजा आए और अच्छे से समझ आए। कल हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे।